हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस वीडियो में आगे हम कवर करने वाले हैं चैप्टर को। हमने कवर तो पिछली वीडियो में थोड़ा सा ही किया था। हमने जो इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो था, हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में नहीं, मतलब हमने थोड़ी थोड़ी देखी थी। हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड देखे थे, क्या क्या इस टॉपिक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो देखे थे। और हमने इंट्रोडक्शन या ये वाला पार्ट हमने पूरा पैराग्राफ रीड किया था। हमने क्या देखा था, हमने जो देखा था कि जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड होता है उसको साइंटिफिकेट करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद हमें जो है दो पार्ट मिलेंगे। एक तो प्लाज्मा अलग हो जाएगा, उसमें दो चीज़ें अलग हो जाएंगी, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा होता है 55% होता है मैक्सिमम, और जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें क्या क्या होते हैं, वो जो है 45% होते हैं। उसमें होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी को आगे फर्दर डिवीजन किया था, ग्रैनुलोसाइट्स किया था और ए ग्रैनुलोसाइट्स किया था। ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इन सारी का फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने बेस देख लिया था कि हम क्या क्या जो है किस तरह से पढ़ेंगे इनको, जो है क्या क्या जो आगे डिवीजन्स हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, उसमें लिम्फोसाइट्स हो गए। लिम्फोसाइट्स भी आगे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। मैंने आपको बताया था बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मेनली 12th क्लास में पढ़ेंगे। मेनली हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है यहाँ पे, बस एक तरह से एक रोल ही पढ़ना है इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिस्पॉन्स में जो है रोल प्ले करते हैं। आगे जो है थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट वर्जन जो आगे 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमने ये भी कवर कर लिया था, ये वाला पैराग्राफ प्लाज्मा वाला। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, हमने जो है कवर किया था ये। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड, मैंने आपको बताया था क्या स्ट्रॉ कलर्ड मतलब लाइट येलो कलर है। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। 55% ऑफ ब्लड में जो है ये ब्लड में जो 55% की जो मात्रा किसकी पाई जाती है, प्लाज्मा की पाई जाती है। 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा वाटर। 90 से 92 मतलब 90 से 92% क्या है, प्लाज्मा में वाटर ही पाया जाता है। और जो बाकी बच गया 6 to 8% वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, 6 to 8% प्रोटीन्स आपके पास जो है पाए जाते हैं, 6 to 8%। फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। अब ये जो हमने यहाँ तक ही लास्ट किया था कि इसमें जो प्लाज्मा होते हैं उसमें अलग अलग ये तो वाटर ही हो गया, इसको तो क्या ही कॉम्पोजिशन हम पढ़ेंगे, कुछ ये वाटर ही वाटर है। प्रोटीन्स का हम कॉम्पोजिशन देखें तो 6 to 8% में वो अलग अलग होते हैं इनमें प्रोटीन्स। फाइब्रोनोजन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन्स होते हैं। एक और मैंने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड वाला टॉपिक है, क्लोटिंग पढ़ेंगे हम ब्लड की, कैसे जो क्लोट होता है, सब सारी चीज़ें। तो उसमें जो है इसका जो है इन्वॉल्वमेंट भी है, इसको इस जो है प्रोटीन फैक्टर का, इसका प्रोथ्रोम्बिन। तो देखते हैं एक एक फंक्शन, हर एक का जो अलग अलग जो है फंक्शन देखते हैं, क्या होते हैं इनके अलग अलग फंक्शंस देखते हैं, हर एक के देखते हैं। सबसे पहले फाइब्रोनोजेंस। फाइब्रोनोजेंस सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले है हमारा फाइब्रोनोजेंस है, आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फाइब्रोनोजेंस किसके लिए होते हैं, जो है ये जो सॉल्युबल फॉर्म में जो है पाए जाते हैं, और ये जो है क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ब्लड क्लोटिंग के दौरान जो है हेल्प करते हैं। क्लोटिंग ऑफ द ब्लड की जब क्लोटिंग होती है, आप देखते हैं कि खून निकलने के बाद थोड़ी देर रुक जाता है, उसका वो कैसे जो है होता है, ये सारी चीज़ें, खून कैसे रुक जाता है, आपका ब्लड कैसे रुक जाता है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें काम कौन करता है, ये फाइब्रिनोजेंस होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा में जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो फाइब्रिनोजन होते हैं जो क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, तो ये जो है क्लोटिंग में जो है हेल्प करते हैं। ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ये फाइब्रिनोजेंस, और आगे जब एक्टिव फॉर्म होती है, ओजन हटा देंगे, फाइब्रिन बन जाएगा। फाइब्रिनोजेंस इनएक्टिव फॉर्म है, और फाइब्रिन हम लिखेंगे जब वो जो है एक्टिव फॉर्म हो जाती है, एक्टिव होते हैं, इंजरी जब हो जाती है तो उसके दौरान जो है एक्टिव हो जाते हैं ये। तो सबसे पहले हमने किसका पढ़ा रोल, जो है फाइब्रिनोजेंस का पढ़ा हमने। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के दौरान, या फिर कोएगुलेशन क्लोटिंग एक ही बात है, जो है कोएगुलेशन मतलब क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग के दौरान जो है हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो हमने पढ़ा फाइब्रिनोजेंस पढ़ा। अब देखते हैं दूसरे वाला जो है प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलिन्स। हमने पढ़ा था ना दूसरा, फाइब्रिनोजन के बाद ग्लोबुलिन इन्वॉल्व है। ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अब हम ग्लोबुलिन्स की बात करें तो किस में जो है रोल प्ले करते हैं, भाई ग्लोबुलिन्स के पहले एक बार जान लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा मेंशन जो है नहीं किए गए हैं 2-3 चीज़ें, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इस तरह से क्वेश्चन आ भी जाए। तो आपकी देखिए ग्लोबुलिन्स, इसमें जो अलग अलग टाइप के ग्लोबुलिन्स होते हैं, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा हो गया। तो आपने नाम सुन भी रखे होंगे फिजिक्स में, तो अल्फा बीटा गामा, तो वो वाले अल्फा बीटा गामा नहीं है, बस इनको नाम हमने अलग अलग दे दिया। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो अल्फा का क्या काम होता है, जो अल्फा और बीटा होते हैं इन दोनों का काम क्या होता है, वाइटामिन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। वी लिख देता हूँ, वीटी वाइटामिन के जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अल्फा जो है, अल्फा और बीटा दोनों क्या करते हैं, अल्फा बीटा प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, वाइटामिन के ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प करते हैं ये। और जो आपके गामा प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें जो मेनली गामा प्रोटीन्स जो है रोल प्ले करते हैं। मतलब क्या हो गया,
कि इम्यूनिटी जो है ये क्या करते हैं, जो आपके गामा ग्लोबिन्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। जो जो गामा जो है ग्लोबिन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं हमारी बॉडी में, एक तरह से हम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहेंगे, जो एक तरह से एंटीबॉडी जो है होती है। ये क्या करती है एक तरह, और क्या करती है ये जो है प्लाज्मा बी सेल्स जो है निकालती हैं, प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स जो है निकालती हैं, कौन, गामा जो है प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स प्लाज्मा बी सेल्स निकालती हैं, और एक जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, इनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में आगे रोल पढ़ेंगे इसके बारे में, बट आप याद रखिएगा कि ये जो है प्लाज्मा बी सेल्स जो है प्रोड्यूस करती हैं, कौन, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स करती हैं। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। ग्लोबुलिन्स मेनली किस में इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो है बैक्टीरिया वायरस जो भी मतलब इन्फेक्शन बढ़ते हैं तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में एक तरह से काम करते हैं। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी में चलेगा, मारेंगे जब हम उसको उनको किल करेंगे, तो ये जो इसमें हेल्प करती हैं। और थर्ड वन हो गया हमारे पास एल्ब्यूमिन हो गया। एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में जो है हेल्प करते हैं। ये जो है लिक्विड जो है पार्ट होता है, ये प्रोटीन जो है ये भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन भी जो है प्रोटीन जो है होता है एक तरह से, और ये मैक्सिमम नंबर में जो है पाया जाता है। और ये कहाँ पे बनते हैं, ये जो है लीवर में बनते हैं। आप लिख भी सकते साइड में, कहाँ बनते हैं, लीवर में जो है बनते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, जो आपके लीवर में बनते हैं, और मैक्सिमम नंबर जो है ये पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन जो है आपके पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं ऑस्मोटिक जो है बैलेंस में जो रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी आर्टरी है और इससे जो है ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो है ब्लड आ रहा है, यहाँ से आर्टरी हो गई यहाँ से, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इस तरह से यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन से यहाँ पे जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाए जाएंगे, और ये यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और ये आपकी जो है वेन हो गई, आपकी वेन हो गई, ये आर्टरी हो गई, यहाँ से ब्लड आ रहा है, और ये बीच में जो इनका कनेक्शन है इसे क्या कहेंगे, कैपिलरी कहेंगे। तो आपको इतना आई होगा, आप थोड़ा बहुत पता होगा, जो कि ब्लड से जो है ब्लड लेके आ रही है उसे हम कहते हैं जो है आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लड लेके जा रही है उसे हम वेन कहते हैं। तो ये ब्लड लेके आ रही है आर्टरी, तो यहाँ पे एक बीच में इनके कनेक्शन बन गए जिसे हम कहेंगे कैपिलरी कहेंगे। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा, आगे इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने बता दिया है। जहाँ से ब्लड आ रहा है, जो ब्लड लेके आ रही है, जो ब्लड वेसल लेके आ रही है उसे हम कहेंगे आर्टरी, जो लेके जाएगी उसे हम कहेंगे वेन, और इनके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जिसके थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प होता है इसे हम कहते हैं कैपिलरी। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ब्लड जो हाई प्रेशर में आ रहा है, यहाँ से ब्लड, तो ये एक वर्ड को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ से ब्लड जो है हाई प्रेशर में आ रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू होंगे बीच में कैपिलरी, तो यहीं पे जो है अपना जो ब्लड फिल्टर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है टिश्यू है, यहाँ पे जो आपका टिश्यू है, तो उसमें काफ़ी सारा जो ब्लड जो है यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे ब्लड 70 to 75% जो मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपका कितना जो है ब्लड ही जो है फिल्टर हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर होने के बाद जो है वहाँ आगे कैसे जाएगा, वेन्स में कैसे जाएगा, वापस जो है ब्लड हमें वापस भी लाना पड़ेगा इनसे। तो यहाँ पे जो कई सारा मान लीजिए फिल्टर हो गया, तो हमें ब्लड की जो कमी हो जाएगी, तो हमें ब्लड वापस भी लाना पड़ेगा यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे एकदम से जो है ऐसे फिल्टर हो गया, क्योंकि काफ़ी हाई प्रेशर से ब्लड जो है यहाँ पे कैपिलरी में आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे फिल्टर हो गया। तो ये फिल्टर होने के बाद यहाँ पे जो है टिश्यू फ्लूइड बन गया, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड बन गया। तो ये जो वापस भी इसमें जो है वापस आ जाएगा, किसमें, जो है कैपिलरीज में। हाई प्रेशर की वजह से जो है बाहर फिल्टर हो गया ब्लड, बट ये वापस से जो है कैपिलरीज में आ जाएगा, जो कि क्या कर देगा, इसको जो कंसनट्रेट कर देगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, काफ़ी जो आपका H2 है, वो जो आपका जो वाटर है, ये बाहर जो फ्लूइड है आपका वापस से जो किस में आ जाएगा, कैपिलरी में आ जाएगा। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वापस जो है आ जाएगा। तो उसमें हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है आ जाएगा। जब वाटर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर आता है उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में बताया हुआ है। तो मेन हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि हाई प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है एकदम से फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पे सारा जो टिश्यूज़ की साइड पे, यहाँ पे टिश्यूज़ की वाली साइड पे जो है फिल्टर हो जाएगा। बट क्या होगा यहाँ पे कि जो फिल्टर हुआ है वापस से जो है यहाँ पे जो है आ जाएगा, आपको वापस से कैपिलरीज में आ जाएगा। ये हुआ किसकी वजह से, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में जो है रोल प्ले करती है। ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा इसलिए नाम हो गया इसको ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इसके बैलेंस को जो है मेंटेन करिए, नहीं तो सारा जो है यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता आता ही नहीं, तो हमें ब्लड की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब ब्लड ही वापस नहीं आता, यहीं पर आ जाता, प्रॉब्लम हो जाती।
तो जो वापस जो है यहाँ पे कैपिलरीज में जो ब्लड आ जाता है, तो ये वापस से जो है आ जाता है ब्लड। ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि इसके पास हाई लेवल में क्या पाया जाता है, जो इनके पास जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स पाया जाता है, जो कि क्या करता है, वापस को ब्लड लाने में हेल्प करता है। जो इससे कंसनट्रेट बढ़ा देता है, टिश्यू फ्लूइड से ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड होता है, तो ये वापस जो है वाटर को ले आता है ऑस्मोसिस के थ्रू। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने जो है तीनों प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। फाइब्रिनोजेंस जो है क्लोटिंग ऑफ ब्लड के दौरान जो हेल्प करती है, इनएक्टिव फॉर्म है ये याद रखिएगा, फाइब्रिन इसकी एक्टिव फॉर्म है। ग्लोबुलिन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, आपको अलग बताया, अल्फा बीटा गामा होते हैं। अल्फा बीटा जो है वाइटामिन के ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प करते हैं। अल्फा बीटा आपके अल्फा और बीटा आपके दोनों रोल प्ले करते हैं, अल्फा बीटा। और जो गामा होते हैं वो क्या करते हैं, जो है क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इससे हम कहते इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। और ये क्या करते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स जो है रिलीज करते हैं आपके जो है कौन, गामा प्रोटीन्स। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ग्लूकोज अमीनो एसिड, आगे देखते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, बाइकार्ब हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयंस। ये सारे जो अलग अलग जो है इनके पास क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स भी जो है पाए जाते हैं प्लाज्मा के पास स्मॉल अमाउंट्स में, एक्सेट्रा। ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म। तो आपके पास जो है ग्लूकोज अमीनो एसिड्स भी जो है पाए जाते हैं, जो काफ़ी सारे जो है प्लाज्मा में जो है पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जो है काफ़ी ज़्यादा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं फैक्टर्स, जो कि जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के दौरान भी जो हमें इंपॉर्टेंट जो चाहिए होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो है प्लाज्मा में जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसमें, इनएक्टिव फॉर्म में। लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ नीड में आ जाएगा कि जो है प्लाज्मा में जो प्रोटीन फैक्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं कोएगुलेशन ब्लड में, लेकिन ये लिख देंगे वो एक्टिव फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। जब इंजरी होती है तब वो जाके जो है एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं वो सारी चीज़ आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एक टॉपिक में है आपका, तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक भी। अब एक जो पॉइंट जो है कुछ जो टर्म्स जानते हैं, पी मतलब प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम क्या कहेंगे, जब ब्लड में से हम क्या कर देंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को जो है निकाल देंगे। ब्लड में से हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को निकाल देंगे, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उन्हें उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। हमने पढ़ाई है थोड़ी देर पहले, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लाज्मा में से जो है प्लाज्मा ही होंगे, अलग अलग उसमें सिर्फ प्रोटीन्स जो है, वाटर और प्रोटीन्स जो है पाए जाएंगी। उसमें से हम प्लाज्मा में से जो क्या निकाल देंगे, हम जो ब्लड में से हम जो क्लोटिंग जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो निकाल देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स नहीं होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। सेकंड जानते हैं, एक होता है आपका सीरम होता है। सीरम कब होता है, जब ब्लड में से हम, ब्लड नहीं प्लाज्मा में से हम क्या निकाल देंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे। क्लोटिंग फैक्टर्स मतलब जो आपके क्लोटिंग जो है प्रोटीन्स होते हैं, एक तरह से प्रोटीन्स कह सकते हैं। जो हमने प्रोटीन्स पढ़े, तो ये प्लाज्मा में से प्रोटीन्स निकाल देंगे। जो हमने अलग अलग प्रोटीन्स पढ़े, क्लोटिंग फैक्टर्स पढ़े, हमने फाइब्रिनोजेंस पढ़े, ग्लोबुलिन्स पढ़े, प्रोथ्रोम्बिन पढ़े, एल्ब्यूमिन्स पढ़े, तो ये सारे जब हम क्लोटिंग फैक्टर्स इन्हें हम कहेंगे, तो ये निकाल देंगे सारे प्रोटीन्स, तो उसे हम क्या, प्लाज्मा में से उसे हम कहेंगे सीरम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, इसे हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। और एक और जान लीजिए, लिम्फ। लिम्फ क्या होगा, प्लाज्मा और लिम्फ में डिफरेंस होता है, तो ये आगे पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। तो ब्लड में से जब हम क्या निकाल देंगे, आरबीसी निकाल देंगे और लार्ज प्रोटीन्स निकाल देंगे, और जो है ब्लड प्लेटलेट्स निकाल देंगे। बीपी मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। जब आरबीसी निकाल देंगे, लार्ज जो है प्रोटीन्स निकाल देंगे और ब्लड प्लेटलेट्स निकाल देंगे ब्लड में से, उसे हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। तो ये जो है कुछ डेफिनेशन आप याद रखिएगा। डेफिनेशन को मैंने अब एक पॉइंट की फॉर्म में लिखवा दिया अच्छे तरह से, तो आप लिख सकते हैं। प्लाज्मा ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल लेंगे प्लाज्मा में, और सीरम में जब सीरम मतलब ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, और लिम्फ मतलब ब्लड में से जब आरबीसी, लार्ज प्रोटीन और ब्लड प्लेटलेट्स जो है निकाल देंगे। तो इसे हम जो है ये सारी चीज़ें जो है कहेंगे। प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड द सीरम। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो हमने सारे जो अलग अलग फंक्शंस जो हर एक चीज़ के जो है पढ़ लिए हैं। तो आगे देखते हैं। आई होप आपको एक जो ऑस्मोटिक बैलेंस वाला भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरह से मैंने आपको समझाया। नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो पोस्ट जो है फिर से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने सबसे पहले ब्लड में कौन सा पढ़ा, दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में हमने पढ़ लिया, अलग अलग प्रोटीन फैक्टर्स भी होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। आज जो है एरिथ्रोसाइट्स तक ही जो है कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और आगे ये कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे एरिथ्रोसाइट्स को जो है पढ़ते हैं।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास? एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड जो है ये करते हैं। ब्लड में 45% मैक्सिमम जो है पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो आपके पास आरबीसी पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम नाम देते हैं आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। मोस्ट अबेंडेंट मतलब काफ़ी जो है मात्रा में पाए जाने आपके पास जो है आरबीसीज जो है पाए जाते हैं। और हेल्दी हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑन आरबीसी मीटर इन क्यूब माइनस क्यूब। तो आपके पास जो है ऑन एन एवरेज कितने होते हैं? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन जो आरबीसी पाए जाते हैं। तो हर जो देख लीजिए 5 से 5.5 मिलियन जो है ब्लड में जो है इतने आरबीसी पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे पास यही पाए जाते हैं। मैक्सिमम आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 7 में बताया था रेड बोन मैरो क्या होता है। तो जो बोन हो गया इसका जो ये वाला पार्ट हो गया, ये बोन होगी मान लीजिए आपका। तो यहाँ पे बोन हो गई, इसमें जो है यहाँ पे जो कुछ सेल्स पाए जाते हैं ये स्टेम सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे जो रेड बोन मैरो पाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी रेड स्टेम सेल्स, और ये जो है रेड बोन मैरो जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। जिसमें क्या बनता है हमारे जो है, जिसमें हमारे जो है आरबीसी जो है बनते हैं, ये बोन के हिस्से में यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। और जो है यहाँ पे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं रेड बोन मैरो में ही। यहाँ पे कुछ स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं रेड बोन मैरो में। सो और जब आरबीसी को फॉर्मेशन क्या कहेंगे? आरबीसी जब फॉर्मेशन होगी उसे हम कहेंगे एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे, एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। इस तरह से डब्ल्यूबीसी की जो प्रोसेस जो बनने की प्रोसेस को हम कहेंगे, फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? ल्यूकोपोएसिस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपोएसिस कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड बोन मैरो जो है चैप्टर नंबर 7 में जो है एक्सप्लेन जो है किया था। चैप्टर 17 में जो टर्म्स आई थी अलग अलग। तो नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसीज आर डिवाइडेड न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। शेप क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। और ये जो न्यूक्लियस जो इनमें नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता? ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड हो सके, उसे स्पेस मिल सके, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैमल्स कुछ होते हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे कैमल हो गया, लामा हो गया, इनमें जो है लामा हो गया, इनमें जो है पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन? हीमोग्लोबिन जो इनके पास जो है पाया जाता है। रेड कलर का जो है आयरन होता है इसके पास, Fe+2 फॉर्म में होता है। पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 16 में कैसे जो है Fe2+ फॉर्म में बनता है। 17 में इसका यूज़ पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, इसलिए इनका जो है कलर भी ऐसा है, इसलिए नाम भी इनका जो है रेड ब्लड सेल्स है। A healthy healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो है 12 से 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन की पाया जाता है। किसमें? एवरी 100 ml ब्लड, जो भी हम 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये हीमोग्लोबिन होता है, जो काफ़ी रोल प्ले करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम चैप्टर नंबर 17 में पूरा देख के आए हैं, पूरा डिटेल में चैप्टर 17 में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज का एवरेज जो है लाइफ स्पैन जो है होता है इनका। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्प्लीन में जाके जो है टूट जाते हैं। ये आपके स्टमक के पास जो स्प्लीन जो है पाया जाता है, जिसमें जाके जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्प्लीन के अंदर जाके जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड और आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब यहाँ पे इनकी जो है मौत हो जाती है, मर जाते हैं, मतलब इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड और आरबीसी को। किसको हम? स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड और ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे आरबीसीज। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और जो इनके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।